हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस स्टडी में ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। 2-3 क्वेश्चन कल पढ़े थे। अब इसमें अगला 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, यानी संगठन जब हम खड़ा करते हैं, संगठन बनाते हैं, उस समय कौन कौन सी क्रियाएं, एक्टिविटी होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहले 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपके सामने। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, कार्य की पहचान एवं विभाजन। कार्य की पहचान एवं विभाजन। सबसे पहले हम क्या करना है, पूरे कार्य की पहचान कर लेते हैं। जैसे हमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करना है तो यह कार्य हुआ। अब पूरे कार्य को हम अनेक छोटे छोटे भागों में सुविधा के लिए, चूँकि पूरा काम कोई एक व्यक्ति तो कर नहीं पाएगा, व्यक्तियों के समूह, ग्रुप ऑफ पर्सन्स द्वारा ये किए जाएंगे। अतः पूरे काम को हम सुविधा के नज़रिए से कई पार्ट्स में बांट देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारी कंपनी मोबाइल बनाती है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो कच्चे माल, रॉ मटेरियल को परचेज करना, कच्चे माल की खरीदारी करना, तैयार कल पुर्जों की खरीदारी करना, माल का उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना, स्टॉक करना, मार्केट रिसर्च करना, बाजार अनुसंधान करना, एडवर्टाइजिंग करना यानी विज्ञापन करना एक कार्य हुआ, सेल करना, माल को बेचना, अकाउंटिंग का कार्य करना, वित्त का कार्य करना, कॉरेस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार करना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, ये सब अलग अलग काम हुए। तो सबसे पहले हम करना क्या है इसको डिटरमाइन करते हैं। ये तो प्रोसेस के द्वारा ही ये तो आपको प्रबंध का पहला कार्य के द्वारा ही डिटरमाइन हो गया रहता है, प्लानिंग के अंतर्गत ही ये डिटरमाइन हो गया रहता है कि हमें करना क्या है। अब जब कार्य की पहचान हो जाती है तो उसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं, ताकि लोग अलग अलग भाग को, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग भाग को संपन्न कर सकें। दूसरा काम है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में डिपार्टमेंटलाइजेशन, विभागीकरण। इसमें क्या होता है कि हमने आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क के अंतर्गत, अच्छा इससे पहले ये भी जान लें कि डिवीज़न का फ़ायदा क्या है, कार्य की पहचान का फ़ायदा क्या है। अगर अलग अलग लोगों, अलग अलग कार्य अलग अलग लोगों द्वारा किए जाएंगे, उसके एक्सपर्ट्स द्वारा किए जाएंगे, तो काम जल्दी होगा और ज़्यादा होगा। अब आते हैं हम लोग विभागीकरण पर। अब जैसे मैंने डिवीज़न ऑफ वर्क में देखा, कार्य का विभाजन के अंतर्गत देखा, रॉ मटेरियल की खरीदारी करना, तैयार कल पुर्जों की खरीदारी करना, इसके लिए हमने एक विभाग बना दिया, क्रय विभाग, परचेज डिपार्टमेंट। इस काम को उस विभाग के हवाले किया। अब हमें प्रोडक्शन करना है, स्टॉक करना है, इसके लिए हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, उत्पादन विभाग बना दिया। मार्केट रिसर्च करना है, सेल करना है, एडवर्टाइजिंग करना है, इसके लिए हमने विपणन विभाग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया। अकाउंटिंग का काम करना है, फाइनेंस का काम देखना है, कॉरेस्पॉन्डेंस का काम देखना है, इसके लिए मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया।
कर्मचारियों की व्यवस्था करना है, इसके लिए मैंने पर्सोनल डिपार्टमेंट बना दिया। तो इस तरह से कार्यों के ग्रुप को मिलाकर हम एक विभाग बनाते हैं। एक तरह का जो कार्य होता है उसका हम एक ग्रुप बना देते हैं, समूह बना देते हैं, और उस समूह को एक डिपार्टमेंट में बदल देते हैं, विभाग में बदल देते हैं। उसे ही हम कहते हैं विभागीकरण। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम कार्य की पहचान एवं विभाजन यानी बांट लेते हैं अलग अलग भागों में। फिर उस सभी भागों, चूँकि प्रत्येक भाग के अंतर्गत कई काम, प्रत्येक भाग के अंतर्गत एक विशेष प्रकार के काम किए जाते हैं, अतः उन कामों के लिए हम अलग अलग विभाग भी बनाते हैं। अब आते हैं तीसरा काम है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, काम सौंपना। इसमें क्या होता है भाई, हमने 2 नंबर पॉइंट में जो विभाग बनाए हैं अलग अलग कार्यों के समूह के लिए, उन विभागों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उन विभागों को करना क्या है ये सौंपा जाता है। जैसे क्रय विभाग को हमने माल खरीदारी हो, कच्चा माल हो या तैयार कल पुर्जे हो, उनकी खरीदारी का काम सौंप दिया जाता है। उत्पादन विभाग को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन का और स्टॉक करने का काम सौंप दिया जाता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सेल का, एडवर्टाइजिंग का, मार्केट रिसर्च का काम सौंप दिया जाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को अकाउंटिंग का, कोरस्पोंडेंस का, फाइनेंस का काम सौंप दिया जाता है। पर्सनल डिपार्टमेंट को कर्मचारियों की व्यवस्था करने का काम सौंप दिया जाता है। और काम सौंपकर उन्हें बता दिया जाता है कि आपको क्या करना है, आपके पावर्स क्या होंगे। यानी हर विभाग में कर्मचारियों को यह बता दिया जाता है कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, आपके पावर्स क्या होंगे यानी अधिकार क्या होंगे, जिम्मेदारियां क्या होंगी, आपके कार्य क्षेत्र क्या होंगे। ये सब चीज़ काम सौंपने के अंतर्गत कर्मचारियों को बता दिया जाता है और उसके अनुसार कर्मचारी अपना काम करना शुरू करते हैं। चौथा पॉइंट है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन, सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना। अब यहाँ रिपोर्टिंग रिलेशन का मतलब क्या हुआ, क्योंकि संगठन में कई लोगों का ग्रुप काम करता है, उनके बीच का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसी को रिपोर्टिंग रिलेशन कहते हैं। उसमें कोई उच्च अधिकारी होता है, उसमें कोई सबऑर्डिनेट्स होते हैं कई, इनके बीच का जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं। तो चौथा पॉइंट है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस, सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना। यहाँ सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध, रिपोर्टिंग रिलेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ इसका मतलब हुआ कि जितने लोग संगठन में काम कर रहे हैं उनके बीच का संबंध, उनके बीच आपसी संबंध, म्यूचुअल रिलेशन को ही सूचनाएं प्रेषित करने का संबंध कहा जाता है। यानी यहाँ कर्मचारियों को ये बता दिया जाता है कि आपको किससे आदेश निर्देश लेना है, कौन आपका सुपीरियर होगा, कौन आपका उच्च अधिकारी यानी बॉस होगा, कौन आपका सबऑर्डिनेट्स होगा, कौन आपके नीचे काम करेगा, यानी किसको आप आदेश निर्देश देंगे और किससे आदेश निर्देश लेंगे, अपना काम करके किसको रिपोर्ट सौंपेंगे, इस सब के बीच का रिलेशन बता दिया जाता है सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध में। इसी को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग। यानी जितने भी लोग टीम काम कर रही है संस्था में, इंस्टीट्यूशन में, उन सब के बीच का वर्किंग रिलेशन, रिपोर्टिंग रिलेशन का मतलब हुआ वर्किंग रिलेशन, कार्यात्मक संबंध डेवलप किया जाता है। अब आते हैं
5वां पॉइंट है इस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन, समन्वय एवं संतुलन स्थापित करना। जब हम सभी कर्मचारियों को उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, उनके कार्य क्षेत्र, उनका आपसी संबंध सब चीज़ डिटरमाइन कर देते हैं, पहले से तय कर देते हैं और वे काम करना शुरू करते हैं, अतः अंत में हम ये ध्यान रखते हैं कि संस्था, पूरे संस्था में कोऑर्डिनेशन बना रहे, संस्था के सारे डिपार्टमेंट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, समन्वय तालमेल बना रहे, एक डिपार्टमेंट में काम करने वाले विभिन्न कर्मचारियों में तालमेल बना रहे, यानी संस्था के जितने अंग हैं, पार्ट्स हैं, उस सारे पार्ट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे बना रहे, इस पर नज़र रखा जाता है इस पॉइंट्स में। क्योंकि जब तक पूरे टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आप टाइमली टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं, सक्सेसफुली टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं समय पर और इफ़ेक्टिवली, इफ़िशेंटली, प्रभावपूर्णतापूर्वक, कुशलतापूर्वक अपना लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस संगठन प्रक्रिया के कदम हुए, यानी संगठन बनाते समय इन्हीं 5 बातों का ध्यान रखा जाता है। अब हम लोग आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है इम्पोर्टेंस, इसको एडवांटेज भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंस के कई नाम हैं, यूटिलिटीज, एडवांटेज, मेरिट्स, ये सब होता है। तो संगठन के महत्व या लाभ, इसमें 7 पॉइंट हैं, 7 को हम समझेंगे। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण के लाभ। आपको पता है कि संगठन के अंतर्गत कार्यों की पहचान एवं उसका डिवीज़न किया जाता है और डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है, काम सौंपा जाता है, असाइनमेंट किया जाता है ड्यूटीज़ का। तो काम को सौंपते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि जो कर्मचारी जिस लायक है, जिस काबिल है, उसको वही काम सौंपा जाए। जो कर्मचारी जो जानता है उसको वही काम दिया जाए। इसका नतीजा ये होता है कि जब हम कार्यों का ग्रुपिंग और कर्मचारियों को का भी उनकी काबिलियत और योग्यता के अनुसार ग्रुपिंग कर देते हैं, रुचि के अनुसार ग्रुपिंग कर देते हैं, तो कर्मचारी एक ही काम को बार बार करते हैं। एक ही काम को बार बार करते रहने से उनका स्पीड बढ़ता है, यानी पहले से कम समय में पहले से ज़्यादा काम करते हैं, या पहले के बराबर समय में पहले से ज़्यादा काम करते हैं, या पहले से कम समय पहले के बराबर काम करते हैं। यानी उनमें विशिष्टीकरण का गुण आता है, वे स्पेशलाइज हो जाते हैं अपने काम के, विशिष्टीकृत हो जाते हैं और संस्था को विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त होता है। यानी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा काम निकलता है, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम वर्क होता है। ये फ़ायदा है ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरा पॉइंट है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, कार्य संबंधों में स्पष्टता। वर्किंग रिलेशन, यहाँ रिपोर्टिंग रिलेशन को ही, ये वाले रिपोर्टिंग रिलेशन को ही हम यहाँ वर्किंग रिलेशन कह रहे हैं। संगठन में कर्मचारियों में जितने भी लोग काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के कर्मचारी, पूरे संगठन के कर्मचारी, संगठन के टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी, या हर डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी, उनके बीच कार्यात्मक संबंध, वर्किंग रिलेशन स्थापित किया जाता है संगठन में। यानी उन्हें बता दिया जाता है कि आपके अधिकार क्या हैं, पावर्स क्या हैं, आपके ड्यूटीज़ क्या हैं, आपके कार्य क्षेत्र क्या हैं, आपका बॉस कौन होगा, यानी आप किसके अंडर में काम करिएगा, आपके अंडर में कौन कौन सबऑर्डिनेट्स अधीनस्थ काम करेंगे, आप अपना काम करके किसको रिपोर्ट करिएगा। इस सब चीज़ का एक वर्किंग रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है
स्पष्ट कर दिया जाता है ऐसे संगठन में, क्योंकि इसके स्पष्टता के बगैर कर्मचारियों में कन्फ्यूजन बना रहेगा। स्पष्ट कर देने से कर्मचारियों में किसी भी तरह का भ्रम नहीं रहता है, कन्फ्यूजन नहीं रहता है कि काम करने के दौरान कोई समस्या खड़ी हुई तो हम किससे पूछें, किससे राय मशवरा लें, किससे कंसल्ट करें, या अपना काम पूरा करने के बाद किसको रिपोर्ट करें। तो कार्य संबंधों की स्पष्ट व्याख्या कर दी जाती है संगठन में। तीसरा पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। चूँकि संगठन में पूरे काम का डिवीज़न, डिपार्टमेंटलाइजेशन वगैरह कर दिया जाता है और जो जिस काबिल है उसको वही काम दिया जाता है। तो इसका नतीजा ये होता है कि जो हमारे संस्था के संगठन के योग्य कर्मचारी हैं वे, उनके पास जो उत्पादन करने के संसाधन मौजूद होते हैं, रिसोर्सेज, जैसे लैंड, कैपिटल, मैन पावर, ये सारे रिसोर्सेज का वो बेहतरीन से बेहतरीन प्रयोग करते हैं। अनुकूलतम प्रयोग का मतलब वो अच्छा से अच्छा प्रयोग करते हैं ताकि मिनिमम कॉस्ट पर, न्यूनतम लागत पर मैक्सिमम प्रोडक्शन, अधिकतम उत्पादन हो सके और संस्था को, हमारे यूनिट को अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके, लाभ हो सके। अतः जो हमारे काबिल कर्मचारी हैं, जो स्पेशलाइज हो चुके हैं एक ही काम को बार बार करते करते, जिनसे स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल रहा है संस्था को, वे हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन प्रयोग करते हैं। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिट हैं और काम बहुत ज़्यादा है, अतः उससे हमें अपने लिमिट रिसोर्स से ही हमें मैक्सिमम काम को निकालना है। इसके लिए हमारे पास काबिल लोगों की टीम होती है जो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। चौथा पॉइंट है एडेप्टेशन ऑफ चेंज, परिवर्तन में सुविधा। संगठन में जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं वे अपने बॉस के कार्यों से पहले से अवगत होते हैं, देखते देखते अवगत होते हैं, तथा बॉस भी अपने अधीनस्थों के कामों से अवगत होते हैं। यानी उच्च अधिकारी अपने नीचे कर्मचारियों से और नीचे के कर्मचारी अपने उच्च अधिकारियों के काम से पहले से अवगत होते हैं। देखते देखते उनकी जानकारी उन्हें हो गई होती है। अतः अचानक यदि किसी उच्च अधिकारी का पोस्ट खाली होता है, इससे किसी का उच्च अधिकारी का, ऑफिसर का डेथ हो जाए, रिटायर कर जाए या नौकरी छोड़कर चला जाए या उसको डिसमिस कर दिया जाए, नौकरी से निकाल दिया जाए, इन सारे परिस्थितियों में जो उसके नीचे के कर्मचारी हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहते हैं, आसानी से उसकी क्योंकि उनके कामों की उसे पूरी अनुभव हो चुका होता है। अतः उसके जगह पर उनकी बहाली कर दी जाती है, उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि संस्था के अंदर से ही लोगों को नीचे से ऊपर प्रमोट कर दिया जाता है, बाहर से लोगों को चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहाल करने के लिए बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि हम बाहर से लोगों को बुलाएं तो पूरे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में लंबा समय लगेगा, खर्च ज़्यादा होंगे, प्लस किसी नए व्यक्ति को बहाल करने के बाद उसे ट्रेनिंग देने में, उसे काम समझाने में, उसे स्पेशलाइज्ड बनाने में भी काफ़ी समय बर्बाद होगा। ये सारा समय और खर्चे बच जाते हैं और हमारे जो सब ऑर्डिनेट्स हैं, अधीनस्थ ही अपने उच्च अधिकारी के कामों को बढ़िया से अच्छे से जान चुके होते हैं, अतः उनके पद को आसानी से वो अपना लेते हैं, उनकी चुनौतियों को स्वीकार कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, प्रभावी प्रशासन। ये कैसे होता है? संगठन प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाता है। कैसे? क्योंकि संगठन में कार्य संबंधों की व्याख्या और कार्य कर्मचारियों को पहले से स्पष्ट कर दिए गए रहते हैं।
कर्मचारियों को काम को पूरा करने का टाइमिंग भी दे दिया जाता है, उसका स्टैंडर्ड भी बता दिया जाता है, कैसे करना है, कितना समय में कर लेना है, कितनी लागत में करना है। यानी कर्मचारियों को ये बता दिया जाता है कि आपको समय पर बेहतरीन तरीके से अपना परफॉर्मेंस देना है। अगर अपना काम नहीं कर पाइएगा इफ़ेक्टिव तरीके से, बेहतरीन तरीके से, तो उसके लिए आपको पेनाल्टी मिलेगा। और अगर आप काम करिएगा, समय पर टारगेट दीजिएगा, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको कई प्रकार के इंसेंटिव्स मिलेंगे, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका सैलरी बढ़ सकता है, आपके परक्विजिट सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं, जिससे आपको गाड़ी घोड़ा दे दिया जाए, नौकर चाकर दे दिया जाए, मुफ्त मकान रहने के लिए दे दिया जाए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यानी कर्मचारियों में एक डर का माहौल बना रहता है कि हमें अपना काम समय पर पूरा करना है, कुशलतम तरीके से, प्रभावी तरीके से, एफिशिएंट मेथड से, इफ़ेक्टिव तरीके से पूरा करना है। यानी सारे कर्मचारी चुस्त दुरुस्त बने रहते हैं और इससे हमारे संस्था का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ेक्टिव बनता है, प्रभावी बनता है। संस्था के प्रशासन को प्रभावी बनाने में संगठन का बहुत बड़ा रोल है। छठा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल। जब कर्मचारी संस्था के प्रशासन को प्रभावी बनाएंगे, दिन रात कड़ी मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो इससे उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, उनके व्यक्तित्व का विकास होगा, उनकी मांग बढ़ेगी। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करने से कर्मचारियों के व्यक्तित्व का भी विकास होता है, उनकी मांग बढ़ती है, उन्हें अपने अंदर एक फीलिंग आता है कि जो भी हमारी कमाई है, हमारा वेतन है, हमारे मेहनत का है, हमारी ईमानदारी का है। सातवां पॉइंट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, विस्तार एवं विकास। जब संगठन संस्था के प्रशासन को प्रभावी बना देता है, संस्था के कर्मचारियों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है, व्यक्तित्व का विकास हो जाता है, यानी हमारे संस्था के कर्मचारी कोई भी बड़ी जिम्मेदारी, नई जिम्मेदारी निभाने के लिए तत्पर होते हैं, तैयार रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में संस्था अपने कारोबार का विस्तार करती है, यानी एक्सपेंशन करती है, बढ़ाती है। उसे लगता है कि हमारे पास जो कर्मचारियों की टीम है वो ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है और इफ़ेक्टिव है, तो क्यों नहीं इसका फ़ायदा उठाया जाए, बिजनेस को बढ़ाया जाए। हमारे कर्मचारी नई नई चुनौतियों, न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तो हमेशा तैयार हैं, तो क्यों नहीं कारोबार को बढ़ाया जाए। और कारोबार को बढ़ाने से संस्था का मुनाफा बढ़ता है, और मुनाफा बढ़ता है, लाभ बढ़ता है, इस तरह संस्था का ग्रोथ होता है, यानी उसका विकास होता है। न केवल संस्था का विकास होता है, संस्था के कर्मचारियों का भी विकास होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। क्योंकि संस्था का जब मुनाफा बढ़ेगा एक्सपेंशन से, तो उसका एक भाग कर्मचारियों को भी जाएगा, उनके वेतन के रूप में, उनकी सुविधाओं के रूप में, उनके प्रमोशन के रूप में। तो ये सारे संगठन के महत्व या लाभ हुए। अब हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी।